नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद से। आज का हमारा विषय है एक्शन रिसर्च रिपोर्ट। इस लेक्चर में हम एक एक्शन रिसर्च रिपोर्ट या एक्शन रिसर्च रिपोर्ट की एक फाइल के माध्यम से आपको एक्शन रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है यह बताएंगे। यह एक्शन रिसर्च रिपोर्ट मेरे एक स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई है। मेरे निर्देशन में मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान कार्य करके एक्शन रिसर्च रिपोर्ट बनाई गई है। उसका पीडीएफ फॉर्म हमारे सामने उपस्थित है। उसके माध्यम से हम आज आपको एक्शन रिसर्च रिपोर्ट बनाना सिखाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने विषय पर। इस तरह से जब हम वर्णन कर रहे थे कि एक्शन रिसर्च के कौन कौन से स्टेप होते हैं और एक्शन रिसर्च रिपोर्ट लिखते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो ये वर्णन किया गया था कि क्रियात्मक अनुसंधान की रिपोर्ट या क्रियात्मक अनुसंधान आख्या मुख्य रूप से 3 पार्ट में लिखी जाती है, जिसमें से एक है प्रारंभिक भाग, दूसरा है मुख्य भाग और तीसरा है संदर्भ। तो प्रारंभिक भाग में हमने चर्चा किया था कि इसमें भी 2 भाग आते हैं, जिसमें से एक है आवरण पृष्ठ यानी कवर पेज और दूसरा है विषय सूची। तो पहले देखते हैं कवर पेज में कौन कौन सी प्रविष्टियां रहती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कवर पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से बनकर आता है, जिसमें से सबसे पहले एक्शन रिसर्च रिपोर्ट हेडिंग हम डाल देते हैं। इसके बाद नीले कलर से जो प्रदर्शित हो रहा है ये हमारी शोध समस्या है, एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम है। जो अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू स्टैंडर्ड 6 ऑफ शिवचरण दास कन्हैयालाल इंटर कॉलेज प्रयागराज इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कि शिवचरण दास कन्हैयालाल इंटर कॉलेज के कक्षा 6 के विद्यार्थियों का गणितीय गणना में संतोषजनक ना होना, तो ये एक समस्या हुई। और दूसरे स्टेप पर इसमें लिखा जाता है कि अनुसंधान करने वाले का नाम, नेम ऑफ द रिसर्चर, तो जिसने रिसर्च किया उसका नाम यहाँ पर प्रदर्शित है। डेजिग्नेशन ऑफ रिसर्चर, क्योंकि रिसर्चर यहाँ पर बीएड का स्टूडेंट है इसलिए लिख दिया गया प्यूपिल टीचर ऑफ बीएड। अगर वो कहीं की टीचर होती तो उनको लिख दिया जाता टीचर ऑफ दैट कॉलेज। गाइडेंस, इसके बाद आता है गाइडेंस ऑफ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, यानी मेरे निर्देशन में ये किया गया है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि क्रियात्मक अनुसंधान के सभी रिपोर्ट में जरूरी नहीं कि निर्देशन लिखा जाए, लेकिन अगर से क्रियात्मक शोध उपाधि लेने के लिए प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है तो निश्चित तौर पर वह किसी के निर्देशन में किया जाएगा, किसी शिक्षक के निर्देशन में किया जाएगा, किसी प्रशिक्षक के निर्देशन में किया जाएगा। तो इसलिए उसका निर्देशन यहाँ पर लिखा जाएगा। बहुत सारे ऐसे सरकारी संस्थान हैं जो विद्यालयों में छोटे छोटे विषयों पर क्रियात्मक अनुसंधान कार्य कराने के लिए पैसा देते हैं या ग्रांट देते हैं। अगर किसी सरकारी संस्था के द्वारा ये ग्रांट लेकर क्रियात्मक अनुसंधान किया गया होता तो वहां पर निर्देशन लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर बीएड डिग्री लेने के लिए एक प्रोजेक्ट कार्य के रूप में किया गया है और मेरे निर्देशन में किया गया है, इसलिए गाइडेंस ऑफ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार लिखा गया है यहाँ पर। इसके बाद है सबमिटेड टू, कहाँ सबमिट किया जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है, वो डॉक्टर मधु टंडन बीएड फैकल्टी की स्टूडेंट हैं और एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज के अंदर वह बीएड फैकल्टी है, तो इसलिए यहाँ पर उस कॉलेज का नाम लिखा गया। अब सबमिटेड ऑन, किस डेट को सबमिट किया गया, यहाँ पर है 10 मार्च 2020 को सबमिट किया गया। एक चीज यहाँ पर छूट गया है जो लिखा जाना चाहिए कि इंस्टीट्यूट वेयर एक्शन रिसर्च हैव डन, वो संस्था जहां पर एक्शन रिसर्च किया गया, तो यहाँ लिखा जाना चाहिए शिवचरण दास कन्हैयालाल इंटर कॉलेज। तो इस तरह से ये एक कवर, इसका आवरण पृष्ठ हमारे सामने इस प्रकार से बनकर आता है, जो एक्शन रिसर्च रिपोर्ट का आवरण पृष्ठ ये होगा। अब दूसरे स्टेप पर चलते हैं। इसमें क्या रहेगा, इसके बाद है ये डिक्लेरेशन, क्योंकि हम रिसर्च रिपोर्ट लिखना बता रहे हैं। डिक्लेरेशन यानी घोषणा, ये शोधकर्ता के द्वारा घोषणा किया जाता है कि
उसने जो कार्य किया है उसके द्वारा किया गया कार्य ओरिजिनल है, कहीं से कॉपी नहीं किया गया है और रियल सिचुएशन में किया गया है, और इससे जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ, जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है, उसका विद्यालय के डेवलपमेंट में सहयोग होगा, उससे विद्यार्थियों के अचीवमेंट पर प्रभाव पड़ेगा, ऐसा इन्होंने घोषणा किया है, जिसको कहेंगे घोषणा या इंग्लिश में लिखते हैं डिक्लेरेशन। अगला एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट यानी इसको हिंदी में लिखते हैं आभार। तो एक्नॉलेज करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं उन लोगों का जिन लोगों ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस क्रियात्मक अनुसंधान कार्य को करने में सहयोग दिया है। तो इन्होंने जो इनका गाइड है या एडवाइजर है या सुपरवाइजर हैं, यानी कि मेरे प्रति इन्होंने आभार व्यक्त किया है, मेरे साथ साथ कॉलेज के अन्य टीचर ने भी इनका सहयोग किया होगा, तो उन्होंने उनका भी आभार व्यक्त किया है। इसके साथ इन्होंने उन लेखकों का भी आभार व्यक्त किया है जिनके आर्टिकल या जिनके शोध लेख से या जिनके किताब से इनको सहायता मिली है। जैसे इन्होंने लिखा, आई एम थैंकफुल टू दोज राइटर्स आल्सो हुज बुक्स एंड आर्टिकल्स एंड एक्शन रिसर्च helped me a lot in clearing out all my doubts and making the concepts and fundamentals of project report understandable in an easy language। मैंने आसान शब्दों में समझने के लिए मुझे प्रेरित किया, सहयोग किया है। इसके बाद इन्होंने अंत में अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में, अपने भाई के बारे में इन्होंने आभार व्यक्त किया है। तो इस तरह से आप एक पेज में संक्षिप्त रूप में आभार व्यक्त करेंगे या करना चाहिए। इसके बाद जो आता है वह इंडेक्स है। इंडेक्स चर्चा किया गया था, इसका विस्तृत रूप में चर्चा किया गया था। तो क्योंकि पहले डिक्लेरेशन किया गया, इस रूप में लिखा जाएगा, जैसे ये सीरियल नंबर, कंटेंट और पेज नंबर। तो डिक्लेरेशन पहले दिया गया, डिक्लेरेशन लिख दिया गया। एक्नॉलेजमेंट उसके बाद दिया गया, एक्नॉलेजमेंट दिया गया। लिस्ट ऑफ टेबल, कौन कौन से टेबल होंगे, टेबल का नाम दिया जाएगा इस तरह से, और ये रोमन अंक में होना चाहिए, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन, नीड ऑफ रिसर्च, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, एरिया ऑफ प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के अंतर्गत एरिया ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, डिफाइनिंग ऑफ द प्रॉब्लम, डिलिमिटिंग ऑफ द प्रॉब्लम, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम। ये क्योंकि सब हेडिंग है, इसको हाईलाइट नहीं किया गया है। अब इधर देख रहे हैं हेडिंग के नंबरिंग किए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे में 5 सब हेडिंग है, तो 5 से 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, इस तरह से आगे चल के अभी आप देखेंगे। इसके बाद है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी 4.0 पर है। अब मेथोडोलॉजी के अंदर में भी 4 सब हेडिंग हैं, जिसमें से 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 इस तरह से वर्णित किया गया है। सिंपल, सैंपलिंग मेथड, टूल यूज फॉर कलेक्शन डेटा, स्टेटिस्टिक्स यूज। इस तरह से इनका पेज नंबर दिया गया, किस पेज पर क्या है, क्या दर्शाया गया है। इसके बाद 5वें नंबर पे ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, 6वें नंबर पे कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, 7वें नंबर पे एनालिसिस ऑफ द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। इन सब में कोई सब हेडिंग नहीं है। 8वें नंबर पे फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। 9वें नंबर पर है फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन डिजाइन। तो इस तरह से एक्शन डिजाइन 2, क्योंकि 2 हाइपोथेसिस बनाया गया है, 2 हाइपोथेसिस की एक्शन डिजाइन बनाई जाएगी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर 2 बार लिखा है। इसके बाद आता है समरी। समरी के बाद आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी यानी कि संबंधित साहित्य की सूची हम देते हैं, कौन कौन से संबंधित साहित्य का हमने अध्ययन किया है, जिसे संदर्भ साहित्य कहते हैं। और अंत में आता है अपेंडिक्सेस यानी परिशिष्ट, यानी संलग्नक जिसको कहते हैं, कौन कौन से संलग्नक लगाए गए हैं, यानी किस किस टूल का, कौन से उपकरण का हेल्प लिया गया है इस कार्य को करने में। इसके अंतर्गत प्रश्नावली आती है, अनुसूची आती है, परीक्षण, साक्षात्कार। तो इन्होंने स्वनिर्मित इंटरव्यू शेड्यूल लगाया, स्वनिर्मित अवलोकन अनुसूची लगाया, स्वनिर्मित क्वेश्चन बैंक लगाया, होमवर्क छात्रों का लगाया, और क्वेश्चन पेपर जो टेस्ट इन्होंने लिया है उस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर लगाया, और पजल बुक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग स्टडी मटेरियल्स इन्होंने पीछे संलग्न कर दिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इन्होंने कैसे कैसे किया है। हाँ, एक और छूट गया, लिस्ट ऑफ टेबल। टेबल जितने लगा, 3 टेबल बनाए गए हैं, तीनों टेबल का यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है और तीनों टेबल के पेज नंबर दिए गए हैं। इस तरह से विषय सूची के देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कितना सही तरीके से आपका रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया, प्रस्तुत किया गया है। अब आगे इंट्रोडक्शन। पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी
उसकी प्रस्तावना प्रस्तावना संक्षिप्त लिखी जाती है लेकिन पूर्ण होनी चाहिए, अधूरी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से प्रस्तावना पूर्ण एवं स्वस्थ होनी चाहिए और समस्या का उपयुक्त परिचय इसके अंतर्गत दिया जाता है वो देना चाहिए। परिचय स्पष्ट होना चाहिए, समस्या के प्रकृति का भी वर्णन होता है और समस्या की सार्थकता का भी इसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है, जो कि इन्होंने किया है। अगला है नीड ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की आवश्यकता। नीड ऑफ रिसर्च यानी अनुसंधान की आवश्यकता। तो इसके अंतर्गत अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी इसका वर्णन किया जाता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि क्योंकि समस्या शिक्षक के द्वारा अनुभव किया जाता है, यानी अनुसंधानकर्ता के ही द्वारा अनुभव किया जाता है। इन्होंने अपने प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान जो अनुभव किया था समस्या का, उसका यहाँ पर लेकर अध्ययन किया है। तो कुछ प्रश्न भी मन में उठते हैं कि इन्होंने जैसे यहाँ पर 6 प्रश्न लिखे हैं, ये 6 के 6 इनके शोध प्रश्न हैं और ये शोध प्रश्न सीधे समस्या से जुड़े होते हैं। अगर शोध प्रश्न नहीं बनाए जाएंगे, शोध प्रश्न नहीं सोचे जाएंगे, तो समस्या भी स्पष्ट रूप में निकल के नहीं आएगी। जैसे इन्होंने लिखा, व्हाई डोंट स्टूडेंट टेक इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, छात्र गणित में रुचि क्यों नहीं लेते हैं। दूसरा इन्होंने लिखा कि व्हाई डोंट स्टूडेंट डू देयर होमवर्क प्रॉपरली, विद्यार्थी अपना गृह कार्य सही तरीके से क्यों नहीं करते हैं। व्हाई डोंट स्टूडेंट स्टे एक्टिव इन मैथमेटिक्स क्लास, विद्यार्थी गणित की कक्षा में एक्टिव या सक्रिय क्यों नहीं रहते हैं। व्हाई डोंट स्टूडेंट इंटरेक्ट विद टीचर इन क्लासरूम, कक्षा में छात्र शिक्षक के साथ अंतरक्रिया क्यों नहीं करते हैं। अगला इन्होंने बनाया, हाउ टू इंक्रीज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड एक्टिविज्म इन द क्लासरूम, कक्षा में छात्रों की रुचि और उनकी अंतरक्रिया कैसे बढ़ाएं। हाउ डू इंक्रीज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड एक्टिविज्म, उनकी सक्रियता एवं उनकी रुचि कैसे बढ़ाएं। और अगला इन्होंने प्रश्न बनाया, हाउ टू इंक्रीज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, गणित में छात्रों की रुचि कैसे बढ़ाएं। ये इस तरह से कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं जो हमारे शोध प्रश्न होते हैं, जो हमारी समस्या को लिखने में, डिसाइड करने में, निश्चित करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये भी साथ में यह भी प्रश्न उठता है कि हम इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कोई योजना बना सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे बना सकते हैं। ये समस्या को जन्म देता है। तो इस तरह से नीड ऑफ रिसर्च यानी अनुसंधान की आवश्यकता के अंतर्गत इन सब चीजों का वर्णन किया जाता है, जिसमें रिसर्च क्वेश्चन का होना मस्ट होता है। अगला स्टेप आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में ऊपर अभी देखा गया था विषय सूची में कि 4 सब हेडिंग के अंतर्गत यह है, 4 सब हेडिंग के अंतर्गत यह है, जिसमें से पहला है, ये मेन हेडिंग है 3.0, अब ये सब हेडिंग हो गए हैं 3.1, 3.2 और ये 3.3 और ये है 3.4, 3.5। इस तरह से 5 सब हेडिंग बने हुए हैं, जिसमें से पहला है एरिया ऑफ प्रॉब्लम। तो ये लिखा जाएगा क्योंकि एरिया ऑफ प्रॉब्लम समस्या के संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। अगर एरिया नहीं पहचान पाएंगे तो समस्या भी नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए एरिया दिखाना पहले जरूरी है। उसके बाद उस एरिया से संबंधित प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम था लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, गणित में छात्रों की रुचि, छात्रों की लर्निंग अच्छी नहीं है। लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, गणित में छात्रों की उपलब्धि या अध्ययन अच्छी नहीं है। ये इन्होंने समस्या डिसाइड किया, उसका डिफाइन कर दिया। तो डिफाइन जब किया, अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, लर्निंग से इनका क्या मतलब था कि अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, लर्निंग से मतलब था अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, इन्होंने डिफाइन कर दिया नॉट सेटिस्फैक्टरी इन मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, यानी गणितीय संगणना में, गणितीय गणना में छात्रों का उपलब्धि संतोषजनक ना होना। इस तरह से इन्होंने किया। और डिलिमिटिंग ऑफ द प्रॉब्लम, इसकी चूंकि चर्चा विस्तार से पहले की जा चुकी, पहले लेक्चर्स में की जा चुकी है, इसलिए समय ज्यादा ना लगे, इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी इसको समझा दे रहे हैं। अब इसको इन्होंने डिलिमिट कर दिया। डिलिमिट क्या कर दिया, क्लास 6 तक कर दिया और शिवचरण दास कन्हैयालाल इंटर कॉलेज के विद्यार्थी हैं, कक्षा 6 के विद्यार्थी, ये इस रूप में डिलिमिट कर दिया गया। स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम, डिफाइन एंड डिलिमिटिंग फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम को स्पेसिफिक फॉर्म यानी विशिष्ट रूप, समस्या का विशिष्ट रूप या समस्या का परिभाषित एवं सीमांकित रूप, हिंदी में इस तरह लिखा जाएगा। और परिभाषित और सीमांकित रूप इस तरह से निकल के आया कि अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू स्टैंडर्ड 6 ऑफ
शिवचरण दास कन्हैया लाल इंटर कॉलेज प्रयागराज इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इस तरह से गणितीय कैलकुलेशन में कक्षा 6 के विद्यार्थी जो शिवचरण दास कन्हैया लाल इंटर कॉलेज के हैं उनका उपलब्धि संतोषजनक नहीं है, यह समस्या आई। अब आता है मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च, अध्ययन विधि इसको कहा जाता है हिंदी में। अध्ययन विधि के अंतर्गत भी कई सब पॉइंट हैं, कई उप हेडिंग हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है, जिसमें से 4.0 मेन हेडिंग है, 4.1 इसका एक सैंपल हो गया, 4.2 सैम्पलिंग मेथड हो गया, 4.3 टूल यूज कलेक्शन डेटा हो गया, 4.4 स्टेटिस्टिक्स यूज हो गया। इस तरह से इन्होंने देखा कि सैंपल कौन सा सैंपल लिया है, कितना सैंपल इन्होंने लिया है, ये यहाँ पर लिखा है। इन्होंने जनरली जो कक्षा 6 के 60 स्टूडेंट्स की क्लास होगी उस पूरे क्लास को इन्होंने सैंपल के रूप में ले लिया। अगला है सैम्पलिंग मेथड, कौन से सैम्पलिंग मेथड इन्होंने अप्लाई किया है। ऐसे तो बहुत सैम्पलिंग मेथड हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सैम्पलिंग मेथड क्रियात्मक अनुसंधान में लेने की आवश्यकता नहीं है। जनरली पर्पजिव सैम्पलिंग ले लिया जाता है। पर्पजिव सैम्पलिंग उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन विधि इसको कहा जाता है। प्रतिदर्शन विधि हेडिंग हो जाएगी और ये हो जाएगा उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन विधि, यानी हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने जो उपयुक्त समझा उसको सैंपल के रूप में लिया। क्योंकि ये स्मॉल स्केल स्टडी है, सीमित समय के अंतर्गत किया जाने वाला अध्ययन है, सीमित समय में किया जाने वाला अध्ययन है और कम धन खर्च होता है तथा कम श्रम खर्च होता है और कम समय में इस तरह के समस्याओं का समाधान आने की संकल्पना की जाती है ताकि उसका छात्रों को लाभ मिल सके। जिनकी समस्या है उन्हीं छात्रों को उस समस्या के समाधान का लाभ मिल सके। इसलिए यहाँ पर छोटे सैंपल भी लिए जाते हैं, तो छोटे सैंपल के लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल पर्पसिव सैंपलिंग लेने की जरूरत नहीं होगी। अगला है टूल यूज फॉर कलेक्शन डाटा, यानी कि आंकड़े एकत्रित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण। हेडिंग हिंदी में इस तरह से होगा, आंकड़ा एकत्रित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण। अब प्रयुक्त उपकरण में कौन कौन से उपकरण लिए हैं इन्होंने ये वर्णन किया कि 2 उपकरण लिया गया। पास्ट टेंस में लिखा, जैसा पहले बताया जा चुका है कि रिसर्च रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखी जाती है, लेकिन कुछ अपवाद को छोड़कर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको पास्ट टेंस में नहीं लिखते हैं। जैसा हम अपने रिसर्च प्रपोजल में दिए हैं, जैसा हमने शोध प्रारूप में दिया है, उनके अनुसार हम उनको उसी रूप में लिखते हैं। जैसे कुछ भाग है, जैसे आपका समस्या हो गई, समस्या प्रेजेंट टेंस में ही है, प्रस्तावना है, उद्देश्य है और परिकल्पना यहाँ फ्यूचर टेंस में लिखी जाएगी। अभी आगे चल के आपको बताएंगे परिकल्पना फ्यूचर की, यदि ऐसा किया जाएगा तो ऐसा होगा। तो इस तरह से इन्होंने 2 टूल लिया, सेल्फ मेड ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, स्वनिर्मित अवलोकन अनुसूची, सेल्फ मेड इंटरव्यू शेड्यूल, स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची। इस तरह से 2 टूल इन्होंने लिया। स्टैटिस्टिक्स यूज, इन्होंने लिखा कि फॉर द एनालिसिस ऑफ डेटा परसेंटेज वेर यूज्ड, प्रतिशत का प्रयोग किया गया। उन्होंने लिखा आंकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रतिशत का प्रयोग किया गया है, तो ये पास्ट टेंस में लिखा प्रयोग किया गया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, उद्देश्य पूरे को पढ़ना यहाँ उपयुक्त नहीं है क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा, तो आपके लिए उबाऊपन हो जाएगा। उद्देश्य सभी लिखना जानते हैं कि फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, यानी इस अध्ययन के क्या उद्देश्य है, इस पर अध्ययन आप करेंगे तो क्या उद्देश्य मिलेगा आपको। जैसे इन्होंने लिखा कि टू डेवलप प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट अमंग द स्टूडेंट, विषय के प्रायोगिक ज्ञान के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराना या विद्यार्थियों में प्रायोगिक ज्ञान विकसित करना या विद्यार्थियों में प्रायोगिक समझ विकसित करना, विषय के प्रति विद्यार्थियों में प्रायोगिक समझ विकसित करना। एक चीज ये लिखा, एक टू इम्प्रूव द लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस, छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना। इस तरह से इन्होंने अपने उद्देश्य लिखे हैं। कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या के कारण यहाँ पर निर्धारित करेंगे, समस्या के कारण लिखेंगे, कौन कौन से वे कारण हैं जो समस्या को जन्म देते हैं। इन्होंने 12 कारण लिखे हैं, सभी कारणों को यहाँ पढ़ना उपयुक्त नहीं समझ रहा हूँ। जैसे लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का अभाव होना। इन्होंने लिखा फियर ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अमंग स्टूडेंट, छात्रों में गणित के प्रति डर की भावना। द स्टूडेंट वेयर अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट, छात्र दंड देने से डरते हैं, दंड इनको ऐसा लगता है कि उन्हें दंड मिल जाएगा, इसलिए दंड से वो डरते हैं।
लास्ट लिखा क्लासरूम इन्वायरमेंट वाज नॉट सुटेबल, कक्षा का वातावरण उपयुक्त नहीं था। तो इस तरह से अनेकों कारण हो सकते हैं। अगला पॉइंट है 7वां बिंदु है 7.0 एनालिसिस ऑफ कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या के कारणों का विश्लेषण। समस्या के कारणों का विश्लेषण इस प्रकार से दो पार्ट में करेंगे, कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, एविडेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम। समस्या के कारण और कॉजेज, एविडेंसेस ऑफ द कॉजेज, उस कारणों के साक्ष्य। तो साक्ष्य के आधार पर, उपयुक्त साक्ष्य के आधार पर इसका विश्लेषण किया जाता है, कौन से कारण उपयुक्त हैं, कौन से कारण उपयुक्त नहीं है, कौन से कारण लागू होते हैं, कौन से कारण नहीं लागू होते। इन्हीं कारण के आधार पर जब जो कारण जेन्युइन पाए जाएंगे, जो कारण वास्तविक पाए जाएंगे एनालिसिस में, उन कारणों के निवारण के आधार पर हाइपोथेसिस बनाई जाती है। उन कारणों के निवारण के लिए हाइपोथेसिस बनाई जाती है। उन कारणों का निवारण कैसे होगा, यही हाइपोथेसिस में लिखा जाता है कि यदि ऐसा किया जाएगा तो ऐसा होगा, यानी यदि ऐसा ये एक्टिविटीज की जाएगी तो उस कारण का निवारण हो जाएगा। जैसे इन्होंने लिखा कि इफ टीचर एंड स्टूडेंट प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन ऑन ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम एंड द क्वेश्चन आर क्रिएटेड बाय द टीचर हरसेल्फ दैट द आंसर टू द क्वेश्चन आर नॉट फाउंड इन द टेक्स्ट बुक। इन्होंने कहा कि यदि शिक्षक और छात्र के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर प्रश्नों का ज्यादा हल किया जाएगा और प्रश्न शिक्षक के द्वारा खुद निर्मित किया जाएगा कि जिसका उत्तर विद्यार्थियों की पुस्तक में ना मिले, जिससे वे नकल ना कर पाए, तो द सब्जेक्ट डिफिकल्टी ऑफ द स्टूडेंट विल बी रिमूव। छात्रों की जो सब्जेक्ट में कठिनाई है वह दूर होगी। एंड द टेंडेंसी ऑफ कॉपिंग आंसर विल बी रिड्यूस, और उनकी जो नकल करने की आदत है, नकल करने की जो टेंडेंसी, प्रवृत्ति है, वह कम होगी। व्हिच विल बी इंक्रीज इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग सब्जेक्ट, जिससे विद्यार्थियों में सब्जेक्ट के प्रति रुचि का विकास होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा। ये इन्होंने कहा कि यदि ऐसा किया जाएगा तो ऐसा होगा। इसी तरह से इसमें दो हाइपोथेसिस इन्होंने बनाया, क्योंकि कारण ज्यादा थे तो इसलिए दो हाइपोथेसिस बनाया कि एक ही हाइपोथेसिस में सभी कारण का निवारण नहीं आ पा रहा था। दूसरा बनाया इफ द स्टूडेंट्स वेर टॉट फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स बाय मॉडर्न एंड इनोवेटिव टीचिंग मेथड, अगर नए तकनीकी विधियों से गणित पढ़ाया जाएगा शिक्षक के द्वारा, देन दिस विल इंक्रीज द स्टूडेंट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड क्रिएट इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट, यानी छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनमें रुचि का विकास होगा। अगर तकनीकी विधियों से, आधुनिक विधियों से और तकनीकी का प्रयोग करके टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा तो छात्रों में आत्मविश्वास का विकास होगा और उनमें विषय के प्रति रुचि बढ़ेगी। इस तरह से दो हाइपोथेसिस इन्होंने बनाया। अगला 9वां पॉइंट आता है फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन डिजाइन। अब दो हाइपोथेसिस है तो दो डिजाइन बनेगी। यहाँ पर एक डिजाइन बना हाइपोथेसिस 1 का, इस तरह से आपको बताया भी जा चुका है। नंबर ऑफ डेज, कितने दिन लगेंगे, एक्टिविटीज, कौन सी क्रिया की जाएगी, मेथड, किस विधि से किया जाएगा, एक्सपेक्टेड टूल, कौन से आवश्यक उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, यानी इस क्रिया को करने में कितना दिन लगा और कौन से मेथड से किया और कौन से उपकरण की जरूरत पड़ी। उसी तरह से इस क्रिया को करने में कितना दिन लगा और किस विधि से किया और कौन से टूल की जरूरत पड़ी। इस तरह से पूरा डिस्क्राइब करना थोड़ा सा यहाँ मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। इस तरह से दोनों हाइपोथेसिस का एनालिसिस करते हुए एक हाइपोथेसिस का यहाँ रिजल्ट इन्होंने निकाल दिया, उसका रिजल्ट फाइंडिंग्स यहाँ पर आया, और दूसरे हाइपोथेसिस डिजाइन की करने के बाद, एक्टिविटी करने के बाद, और इन्होंने यहाँ पर फाइंडिंग इस तरह से निकाल दी। तो एक चीज और बता दूं कि इस पर अनुसंधान कार्य करने के लिए इन्होंने 40 दिन डिसाइड किया था, जो कि मेथोडोलॉजी में दिया जाएगा कि इस कार्य को करने में 40 दिन लगेंगे। 40 दिन के अंतर्गत इन्होंने दोनों हाइपोथेसिस पर कार्य किया और इस तरह से इनके रिजल्ट आए, और समरी इन्होंने दे दिया कि द हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड टेंड्स टू बी करेक्ट एंड थस इट वाज एक्सेप्टेड एज द इम्प्रूवमेंट कैन बी सीन इन द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगला आता है बिब्लियोग्राफी, कि कौन कौन से, यानी संदर्भ साहित्य इसको कहा जाता है। अलग पेज से शुरू किया जाएगा संदर्भ साहित्य। इस तरह से इनको वर्णन किया गया है। ये APA स्टाइल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल में लिखा गया है, जिसका वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस तरह से जिन जिन पुस्तकों का इन्होंने प्रयोग किया है, पढ़ा है, अपने रिसर्च में हेल्प लिया है, सहायता लिया है,
उसका इन्होंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन्होंने वर्णाक्रम में इन्होंने इसको व्यक्त किया है अक्षर के अनुसार। जैसे पहले का आता है, फिर गा आता है, फिर गा, फिर पा आता है, फिर सा आता है, फिर स्वा, दस आता है। इस तरह से इन्होंने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा है। जैसे इंग्लिश में लिखा तो पहले डी आएगा, फिर आर आएगा। इस तरह से लिखने का तरीका हमने पहले बताया है, वर्णन किया है, इसलिए यहाँ पर इसका वर्णन करना समीचीन नहीं प्रतीत हो रहा है। लास्ट पावदान पर, अंतिम पावदान पर अपेंडिक्सेस आता है, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी है, यहाँ पर वो संलग्नक दिखाना सही नहीं होता या सही तरीके से नहीं दिखा पाते। यहाँ पर उन सब का यहाँ पर टाइप करना और फिर दिखाना उपयुक्त ज़्यादा समय साध्य था, समय ज़्यादा लग जाता, इसलिए केवल उनकी लिस्ट यहाँ पर दे रहे हैं। जबकि जब वास्तविक रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तो उसके पीछे ये सब संलग्नक लगेंगे, जैसे सेल्फ मेड इंटरव्यू शेड्यूल, स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची, स्वनिर्मित अवलोकन अनुसूची, स्वनिर्मित प्रश्न बैंक, छात्रों का गृह कार्य, क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास टेस्ट का या कक्षा में टेस्ट का प्रश्न पत्र, पजल बुक एंड लॉजिकल रीजनिंग स्टडी मटेरियल, पजल की पुस्तक और लॉजिकल रीजनिंग स्टडी अध्ययन सामग्री, लॉजिकल रीजनिंग की अध्ययन सामग्री। इस तरह से सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना आपके सामने। इसको मैं पुनः एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ शुरू से अंत तक, ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे कि एक्शन रिसर्च का रिपोर्ट कैसे होता है। ये देख लें आप, शुरुआत यहाँ से हुआ, सबसे पहले कवर पेज, फिर डिक्लेरेशन को कहा जाता है घोषणा, इसके बाद आभार, इसके बाद विषय सूची के बाद लिस्ट ऑफ टेबल, इसके बाद आपका मुख्य कंटेंट शुरू हो जाता है, इंट्रोडक्शन, नीड ऑफ रिसर्च, अध्ययन की आवश्यकता, समस्या कथन में समस्या का क्षेत्र, समस्या का परिभाषित रूप, समस्या का सीमांकित रूप, समस्या का विशिष्ट रूप, अध्ययन विधि में आपका आ गया प्रतिदर्श के बाद इधर आ गया ये आपका प्रतिदर्शन, सैंपलिंग मेथड जिसको कहा जाता है। इसके बाद आ गया टूल यूज फॉर कलेक्शन डेटा इकट्ठा करने के लिए उपकरण, सांख्यिकीय प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियां, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, अध्ययन के उद्देश्य, कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम, समस्या के कारणों का विश्लेषण, फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस, क्रियात्मक डिजाइन का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन डिजाइन 2, इसके बाद एक्शन डिजाइन बन गया, एक्शन डिजाइन यानी कि एक्शन डिजाइन फॉर हाइपोथेसिस 1, एक्शन डिजाइन फॉर हाइपोथेसिस 2। इस पर क्रम से दोनों के रिजल्ट दे दिए गए, इसके बाद समरी दे दिया गया, फिर बिब्लियोग्राफी दे दिया गया, बिब्लियोग्राफी के बाद आपका आता है अपेंडिक्सेस यानी संलग्नक दे दिया गया। तो छात्रों, उम्मीद है आपके लिए यह उपयोगी रहा होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। आपको यह कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें इसका पृष्ठपोषण फीडबैक अवश्य दीजिए, ताकि अगले लेक्चर में हम इसको समाहित करके, आपके फीडबैक को समाहित करके अपने लेक्चर को और समुन्नत बना सकें। आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।